हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 का सेक्शन 2। इस बार न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन आए थे, इंटीजर करेक्ट टाइप नहीं। पहले जो इंटीजर करेक्ट टाइप क्वेश्चन आते थे उसमें जो है आंसर या तो 0, 1, 2, 3 से लेकर के 9 तक कोई भी इंटीजर हो सकता था। लेकिन अभी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आंसर्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं, बेसिकली ऑल रियल नंबर, कुछ भी आंसर आ सकता है। बस तुम्हें क्या आंसर करना है कि सेकेंड डेसिमल प्लेस तक ये आंसर लिखना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं कि जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल पे जेई की तैयारी की जाती है मैथ्स की। जो भी क्लास 9th 10th 11th एंड 12th और ड्रॉपर के बच्चे हैं वो यहाँ पे मैथ्स आके पढ़ सकते हैं। जैसे तुम होम पेज पे आओगे तुम्हें दिखेगा अपलोड सेक्शन, और उसके नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। इसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं ऑलरेडी। जब तुम सबसे पहला प्लेलिस्ट देखोगे वो है जेई एडवांस या फिर आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है ये 2011 से लेकर के आगे सारे का दिया गया है, उसके पीछे वाला भी कवर होगा धीरे धीरे। अब तुम जब सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं मिलेगा कि डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दिया गया है, वहां पे तुम्हें लाइन ऑफ थिंकिंग भी बताई गई है कि क्वेश्चन देख के सोचना क्या था, किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला हमें याद आना चाहिए, सारी चीजें बताई गई है। बेसिकली सारे स्ट्रेटेजी बताए गए हैं कि ताकि एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओ। उसके बाद तुम्हें जेई मेन के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन दिखेंगे। सारे सॉल्यूशंस तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन 2015 के आगे के मिल जाएंगे, उसके पहले वाला भी आने वाला है। उसके बाद तुम्हें एक और प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें रिवीजन वो जेई मेन, लेट्स क्रैक जेई मेन। इसमें हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ाया गया है पहले, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए गए हैं। उसके बाद तुम्हें दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम। इसमें क्या है, एडवांस लेवल के प्रॉब्लम है। एडवांस लेवल के वो सारे प्रॉब्लम है जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं एक साथ। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा मल्टीपल चैप्टर्स का रिवीजन एक ही साथ हो जाएगा हर एक वीडियो से। और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी। अब जो बच्चे भी 9th 10th में हैं, और 8th के बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, लेकिन 9th 10th के बच्चे कोप अप कर सकते हैं। जो बच्चे भी 9th 10th में हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया मौका है। तुम अभी से 9th 10th में से ही जेई की तैयारी शुरू कर सकते हो। जब तुम पहला वीडियो देखोगे तुम्हें ये पता चलेगा कि वो सारे चैप्टर इंक्लूड किए जाएंगे इस फाउंडेशन बिल्डर कोर्स में जो कि ऑलरेडी जेई में है या फिर बोर्ड में है। सारे चैप्टर्स जो जेई में है वो कैसे इंक्लूड किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस लेवल का पढ़ाया जाएगा। तुम्हें क्या किया जाएगा, हर एक चैप्टर का टच दे दिया जाएगा, बेसिक बता दिया जाएगा, ताकि जब तुम 11th एंड 12th में जाके पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ भी नया नहीं लगेगा। ठीक है, सब कुछ लगेगा कि मैं हाँ ये जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर हो जाएंगे। तुम देखोगे बहुत सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट आने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेईई एडवांस 2018 पेपर 1 सेक्शन 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है लॉगरिदम पे बेस्ड। अब देखो फुल्ली लॉगरिदम से क्वेश्चन बहुत कम ईयर्स में आए हैं। ठीक है, कि एक लॉग का क्वेश्चन पूछ दिया गया, ऐसे बहुत कम ईयर्स में आए हैं। हमेशा लॉग का जो क्वेश्चन आता है तो मल्टीपल चैप्टर्स को इंक्लूड करके आता है। लॉग में क्वाड्रेटिक भी डाल देते हैं, लॉग में कैलकुलस भी डाल देंगे, बेसिकली कुछ भी डालेंगे लॉग के साथ। लेकिन इस बार जो ये क्वेश्चन आया ये फुल्ली लॉग का क्वेश्चन है, इसमें और बाकी कोई भी चैप्टर इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने पूछा है कि बताओ भैया इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म। अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर सेकेंड वाले टर्म को देखोगे तुम तो तुम्हें देखेगा कोई नंबर ए टू दी पावर लॉग में समथिंग है। अच्छा, ये वाला एक प्रॉपर्टी होता है, जब भी नंबर टू दी पावर लॉग हो तो दो ही प्रॉपर्टी यूज होता है, दैट इज ए टू दी पावर लॉग बी बेस से इज सेम एज बी, या फिर ए टू दी पावर लॉग बी बेस सी सब कुछ अलग हो तो दिस इज सेम एज बी टू दी पावर लॉग ए बेस सी। कोई नंबर पे पावर लॉग का दो ही प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा होगा कि जो भी यहाँ 7 है इधर भी 7 7 कुछ है, एंड यहाँ पे तुम्हें ये भी बोल सकते हो कि सर ये जो नंबर है उस पर पावर लॉग एग्जैक्टली नहीं है, 1/log में समथिंग है। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि 1/log ए बेस बी इज सेम एज log बी बेस ए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज तुम्हें आते हैं तुम बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो अप्लाई किया हमने बोला यार ये √7 है, √7 इज बेसिकली 7 टू दी पावर 1/2, उस पे पावर 1/log 7 बेस 4 इज सेम एज
log 4 बेस 7। पहले मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ सिर्फ। सो दिस इज 7 टू द पावर 1/2 log 4 बेस 7। सो दिस इज 7 टू द पावर log 4 टू द पावर 1/2 बेस 7 एंड 4 टू द पावर 1/2 2 होता है। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, अल्टीमेटली ये 2 आ गया। मतलब ये फर्स्ट वाला पार्ट तो 2 है। सेकेंड वाले पार्ट को देखो, यहाँ पे log समथिंग है, उस पर पावर log है, लेकिन उस पर जब पावर तुम देखोगे ध्यान से तो log 9 बेस 2, यहाँ भी log के अंदर जो है log 9 बेस 2 ही दिख रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड के लिए मैं क्या करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि बार बार मुझे log 9 बेस 2 ना लिखना पड़े, मैं log 9 बेस 2 को कुछ x मान लेता हूँ। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, ताकि मुझे दिखे क्लियरली कि लिखा क्या हुआ है, क्योंकि वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ log 9 बेस 2। log 9 बेस 3 रहता है तब तो वैल्यू पता होता। ठीक है, log 9 बेस 2 इज x का स्क्वायर पे पावर 1 log x बेस 2 है। सो दिस इज सेम एज x टू द पावर 2 टाइम्स 1 log x बेस 2 को log 2 बेस x लिखा जा सकता है। दिस इज x टू द पावर log, ये पावर इधर जाएगा 2 स्क्वायर बेस x, तो ये अल्टीमेटली आ गया x इधर, log का भी बेस x, तो आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर विच इज 4। तो ये आया 4, दोनों हो रहे हैं मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 8। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ये जेई मेन लेवल का क्वेश्चन था, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो बोर्ड लेवल के बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पीएनसी से है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर एक क्लास में डिस्कस किया ही जाता है। डिविजिबिलिटी बाय 4। सिंपल सी बात देखो, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विद द डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5। अभी जो सेट दिया है ये भी तो बहुत ही आसान दिया है, इसमें जीरो दिया ही नहीं है। पंगा कब होता है डिविजिबिलिटी ये सब निकालने में, जब एक डिजिट जीरो भी हो। जीरो हो जाता है तो हमें थोड़ा बहुत केस वेस ज़्यादा बनाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 है। अब सोचो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक और कंडीशन गिवन है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रेपिटेशन अलाउड है मतलब हर जगह सेम डिजिट हो सकता है, डेट इज़ 1 1 1 1 चलेगा, लेकिन क्या ये डिविजिबल है 4 से? नहीं है, लेकिन इस टाइप का कंडीशन अगर है तो चलेगा। ओके, अब देखो 4 से डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए। 4 से डिविजिबल देखने के लिए नंबर्स के अगले वाले हिस्से को देखना ही नहीं होता है। ठीक है, कहाँ देखना होता है? लास्ट 2 डिजिट को। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, दिस मीन्स नंबर 4 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं है, नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो लास्ट 4 डिजिट हम लोग इंश्योर कर दें कि अगर डिविजिबल होगा तो काम बन जाएगा। तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 से क्या क्या हो सकता है? 1 होगा तो 2, 1 के साथ और कुछ हो सकता है, हाँ 16 होता है, लेकिन क्या 6 है मेरे पास? नहीं है, तो 1 के साथ ख़त्म। 2 0 होता है, 20 डिविजिबल होता है, लेकिन 20 0 हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। 2 0 के बाद 2 4 होगा, क्या पॉसिबल है? हाँ है। 2 4 के बाद 2 8 होगा, वो पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ क्या होगा? 3 2 सबसे पहला होता है, 32 डिविजिबल 4 से, 3 2 पॉसिबल है। देन 36 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास 6 है ही नहीं। देन 4 से जाओगे तो 4 0 40 डिविजिबल होता है, नहीं है हमारे पास। उसके बाद 40 के बाद 44 चलेगा, क्यों? क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, 44 कैन बी देयर। 44 के बाद 48 वो भी पॉसिबल नहीं है। 5 के बाद 52 पॉसिबल है। 52 के बाद 56 बोलेंगे 56 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके आगे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 6 हमारे पास है ही नहीं। दिस मीन्स लास्ट 2 डिजिट को फिल करने का तरीका कितना है? 1 2 3 4 5। लास्ट 2 डिजिट को फिल करने का देयर आर 5 नंबर ऑफ वेज। अब आगे तो टेंशन ही नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले में 5 तरीके से फिल कर सकते हैं, दूसरे में भी 5 तरीके से, तीसरे में भी 5 तरीके से। सो द आंसर इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 625। सो आंसर आ गया 625। ये क्वेश्चन भी हम लोग बोल सकते हैं इजी साइड पे था। जिसने भी पीएनसी का सबसे पहला वाला पार्ट पढ़ा होगा, काउंटिंग वाला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वो भी इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल। अब बहुत सारे लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है, अगर नहीं भी बताते हैं तो हम लोग देख सकते हैं।
हमारे पास है लेट एक्स बी द सेट कंटेनिंग द फर्स्ट 2018। सिंस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इन्होंने कितने टर्म्स दे दिए 2018। ऐसा देखा गया है बार बार, ठीक है। जिस ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है उस ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ओके, सो लेट एक्स बी द सेट कंटेनिंग 2080 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिस। हमारे पास एक एपी है 1, 6, 11। ये जो एपी है इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे सर 5। ओके, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2018 टर्म्स हैं, ठीक है। लेट, और ये जो x है ये x सेट है, इसमें ये सारे टर्म्स हैं। देन एक और सेट बनाया गया y जिसमें कि सेट कंसिस्टिंग ऑफ 2018 टर्म्स ऑफ द AP 9, 16, 23 लाइक दिस टिल T2018। ये भी एक AP है। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? तुम बोलोगे 7 है। ओके, सिंपल। देन इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y। देखो सेट थ्योरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X यूनियन Y क्या होता है? तो सबको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। ये फॉर्मूला तो मेरे हिसाब से सबको पता होता है, जो भी मैथ्स पढ़ रहे हैं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सीख लिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X क्या मुझे पता है? सब बोल सकते हैं हाँ सर। कितने टर्म्स हैं? सर 2018। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Y पता है क्या? हाँ सर। कितने टर्म्स हैं? 2018 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन X इंटरसेक्शन Y। अच्छा, X इंटरसेक्शन Y का मतलब क्या होगा? X इंटरसेक्शन Y का मतलब ऐसा होगा कि ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में प्रेजेंट हो, कॉमन एलिमेंट्स बेसिकली। अब देखो यहीं पे एक AP का कॉन्सेप्ट आ जाता है प्यारा सा, कि अगर हमारे पास दो AP गिवन है, उन दोनों AP में कॉमन टर्म्स निकालने हैं, तो वो जो कॉमन टर्म्स आएगा वो भी एक AP में ही रहेगा, और उस AP का कॉमन डिफरेंस जो होगा LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ D1 एंड D2। अच्छा, 5 एंड 7 का जो LCM होगा वो कितना होगा? तुम बोलोगे 35 होगा। ओके, दिस मीन्स जो हमारे पास नया AP आएगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 35 होगा। अच्छा, सबसे पहला कॉमन टर्म क्या आएगा? तुम्हें दिखेगा 11 के बाद यहाँ 16 आ रहा है, 16 के बाद 21 आ रहा है, एंड लाइक दिस चलता जा रहा है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला कॉमन टर्म इज 16। सो हम लोग बोलेंगे X इंटरसेक्शन Y में क्या आने वाला है? ये एक AP आने वाला है। सबसे पहला टर्म इज 16। अच्छा, दूसरा टर्म क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है 16 प्लस 35। 16 प्लस 35 कितना आएगा बताओ? 51। ओके, एंड लाइक दिस ये चलता जाएगा। ये जो AP है इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 35 है। तो अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस निकालना है। मान लेते ये Tn है। अब तुम्हें सोचो, ये Tn निकालना है, मैं कोई फार्मूला नहीं लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वी कैन, ठीक है, वी कैन से कि Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। डी इज 35। बट हम Tn को इक्वेट किससे करें? कुछ Tn नंबर गिवन होगा तब तो वी कैन फाइंड आउट n। तो ये जो नंबर गिवन होगा तब वी कैन फाइंड आउट n। इस Tn के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। तुम सोचो, हमारे पास दो AP है, उन दोनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉमन टर्म्स निकाल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पहला वाला AP तुम्हें छोटा छोटा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 5 है। इसका जो 2018 वाला टर्म होगा इसके 2018 वाले टर्म से छोटा होगा या बड़ा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है तुम नंबर्स को ही ध्यान से देखोगे। पहला ही टर्म इसका 9 था, दूसरा टर्म 16 है, और इसका चौथा टर्म 16 है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो 2018 वाला टर्म होगा दैट इज़ ग्रेटर देन इसका 2018 वाला टर्म। तो हम लोग जब एक AP लिख रहे हैं जो दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियस सी बात है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है? 2018 ये वाला। इससे ज़्यादा टर्म तो हो ही नहीं सकता है। इतना या इससे कम ही टर्म होगा कॉमन वाले AP में। दिस मीन्स पहले वाले AP का 2018 टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाले AP का 2018 टर्म ऑफ AP1 इज बेसिकली A इज 1 प्लस 2018 माइनस 1 2017 इंटू D 5।
ये कितना आ रहा है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1 प्लस हासिल 3 8 0 10, तो ये आ गया बेसिकली 10086। दिस मीन्स हमारा जो ये वाला टी एन होगा ये एग्जैक्टली या तो इतना ही होगा या इससे कम ही होगा। दिस मीन्स वी कैन से 16 प्लस 35 मल्टीप्लाइड बाई n-1 इज लेस देन और इक्वल टू 10086। ओके, सो यहाँ से वी कैन से 35 इंटू n-1 इज लेस देन इक्वल टू 10086 माइनस 16, सो दिस इज बेसिकली 10070 एंड यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाय 35 बोल सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। दिस इज़ 5 इंटू 7, दिस इज़ 5 इंटू 2, 0 तो 0 7 1 है ना, एक आया। ओके, देन यहाँ पे 4। ओके, तो 2014 तो n इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2014/7। 2014/7 कितना आ रहा है देखो, 2014 डिवाइड बाय 7, 7 इंटू 2 14, दिस इज 6 1, तो यहाँ पे 7 इंटू 8 56, दिस इज 5 4, 7 इंटू 7 49, दिस इज 5, अभी इधर आएगा पॉइंट तो 5, तो 287 पॉइंट समथिंग प्लस 1, दैट इज n इज लेस देन और इक्वल टू 288 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो हेंस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 288। तो ये फॉर्मूला में यहाँ पे बस कहाँ गया भैया x इंटरसेक्शन y वाला फॉर्मूला, किधर लिख दिया भाई। हाँ, सो दिस इज 2 टाइम्स 2018 माइनस 288, तो ये कितना आ रहा है 4036 माइनस 288। ये कैलकुलेट कर लेने का एंड आंसर आ जाने का 4036 288, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 3 3, 3748। तो आंसर आ गया भैया इसका। तो तुम्हें दिखा ये क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं था, बस कहाँ पे आया प्रॉब्लम कि ये जो कैलकुलेशन है इंटरसेक्शन वाला वो निकालने में। दिस क्वेश्चन, अब जब ये क्वेश्चन देखा होगा बच्चों ने एग्जाम में, सोचो IIT JEE एडवांस का माहौल सोचो, एक तो ऐसे ही बच्चों का फटा हुआ रहता है, ठीक है। अब उसमें बच्चे ने ये क्वेश्चन अचानक से देख लिया, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है इसमें, बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है क्या करना है, डर जाएंगे बच्चे। लेकिन यही तुम्हें क्या करना है, ट्रेन करना है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो देखने में बहुत डरावना लग रहा है वो रियलिटी में डरावना है, ऐसा नहीं सोचने का, ठीक है। हो सकता है देखने में बहुत खतरनाक लग रहा हो एंड जब सॉल्यूशन देखो तुम्हें लगा अरे यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो ऐसा भी कितनी बार हुआ है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो देखने में ईजी लगते वही टफ होते हैं, जो देखने में डरावने लगते वही ईजी होते हैं। तो तुम्हें क्या है, माइंड सेट बना के जाना है कि मैं क्वेश्चन को देख के जज नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा, कॉन्सेप्चुअली समझूंगा पूछा क्या जा रहा है। अगर वो कॉन्सेप्ट मुझे आता है तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, अगर मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है मैं तुरंत स्किप कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ मैं एग्जाम में, ठीक है। और ये मेंटेलिटी रखोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली वहाँ पे बहुत स्ट्रेटेजिकली एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे वहाँ पे डरे हुए ही हैं। तो अगर तुम डर के नहीं जाओगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखोगे, तो तुम खुद सोचो ना, अगर 50% में तुम्हें अच्छा IIT मिल जाता है, सिर्फ 50% मार्क्स, दिस मीन्स अगर 180 मार्क्स है तुमने 90 स्कोर किया तुम्हारा हो गया, 360 मार्क्स है तुमने 180 स्कोर किया तुम्हारा काम खत्म। और ये स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज तुमने 10 क्वेश्चन देखे, तुम्हें 5 ही सॉल्व करने हैं, 5 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये माइंड सेट रखना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स समथिंग, ये कुछ एंगल ही है, साइन इनवर्स थीटा माइनस π/2 कॉस इनवर्स समथिंग, ये एंगल अलग अलग है इसलिए अल्फा बोल दिया। तो ऑब्वियस सी बात है π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फा इज साइन इनवर्स अल्फा, है ना।
एंड ये भी इधर साइन इनवर्स थीटा है कुछ। तो जब साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स अल्फा के बराबर आ जाए, दिस मीन्स वी कैन से थीटा इज इक्वल टू अल्फा होगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही चलता है, इनवर्स है ना, यहाँ पे ऑल रियल नंबर तो हमारा डोमेन वगैरह है नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा होने वाला है। ओके, थीटा की जगह ये पूरा था, अल्फा की जगह ये पूरा था। आगे क्वेश्चन देख लेते हो। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये एक इक्वेशन आएगा, ऑब्वियस सी बात है, लाइंग इन द इंटरवल दिस, माइनस हाफ से प्लस हाफ में कितने सॉल्यूशंस हैं इसके, यही सॉल्व करना है। हियर द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स एज्यूम द वैल्यू इन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। ये उन्होंने बताने की क्या जरूरत थी, ये तो पता ही है हमें। ओके, सो सी, हमारे पास एक समेसन जो कि थीटा का काम कर रहा होगा, एक्स टू दी पावर आई प्लस वन। ये समेसन बहुत ईजी है, अगर तुम देखोगे तो आई इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय समेसन आई इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी एक्स बाई टू दी पावर आई, ये भी समेसन ईजी है, इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा की जगह कितना आएगा, समेसन आई इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी माइनस एक्स बाई टू दी पावर आई माइनस समेसन आई इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी माइनस एक्स टू दी पावर आई। अब ये जो समेसन है ये तो इनफाइनाइट जीपी दिख रहा है सारे के सारे, कैसे कैसे कैसे, देखो ना भैया, जब वन रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, जब टू रखोगे तो एक्स क्यूब बनेगा, थ्री रखोगे तो एक्स टू दी पावर फोर बनेगा, टिल इन्फिनिटी तक इनफाइनाइट जीपी है। बोलेंगे हाँ ये एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, तुम बोलोगे सर एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर विच इज एक्स। ओके, तो ये वाला समेसन आ जाएगा। सिमिलरली इसको देखो, पहला टर्म इज एक्स बाई टू, दूसरा टर्म इज एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, तीसरा टर्म इज एक्स क्यूब बाई थ्री क्यूब टिल इन्फिनिटी, तो ये भी एक जीपी है। बोलेंगे हाँ, कॉमन रेशियो कितना है इसका, कॉमन रेशियो है सर एक्स बाई टू दी होल स्क्वायर अपॉन एक्स बाई टू, डेट इज एक्स बाई टू है। ओके, अच्छा इसको देखो ध्यान से, पहला टर्म इज माइनस एक्स बाई टू, दूसरा टर्म इज एक्स स्क्वायर बाई टू स्क्वायर, तीसरा टर्म इज माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू क्यूब, माइनस प्लस चल रहा है, ये भी एक जीपी है क्या, बोलेंगे हाँ। कॉमन रेशियो इस बार कितना है, इस बार बोलेंगे माइनस एक्स बाई टू कॉमन रेशियो है। अच्छा ये भी एक जीपी है क्या, बोलेंगे हाँ। पहला टर्म इज माइनस एक्स, दूसरा टर्म इज एक्स स्क्वायर, तीसरा टर्म इज माइनस एक्स क्यूब, लाइक दिस, जीपी है, बोलेंगे हाँ। कॉमन रेशियो कितना है, बोलेंगे माइनस एक्स। अच्छा, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला सबको पता है, ए डिवाइड बाई वन माइनस आर, ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो, खत्म खत्म खत्म। देखो ए इज एक्स स्क्वायर पहला टर्म डिवाइड बाई वन माइनस आर, आर इज एक्स, एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए इज एक्स बाई टू, वन माइनस आर, आर इज एक्स बाई टू, इज इक्वल टू ए इज माइनस एक्स बाई टू डिवाइड बाई वन माइनस आर, वन माइनस माइनस एक्स बाई टू डेट इज प्लस एक्स बाई टू, माइनस ए इज माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, वन प्लस एक्स। अच्छा ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, ख़त्म ख़त्म। इसको बस मुझे सॉल्व कर देने का है, सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टू इंटू टू प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ से टू गया, टू गया, पहला वाला टर्म इज एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। हर जगह क्या तुम्हें एक्स कॉमन दिख रहा है, बोलेंगे हाँ सर, एक एक्स कॉमन दिख रहा है तो एक्स 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 हटाओ, ठीक है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू जीरो कैन बी अ सॉल्यूशन, बस एक सॉल्यूशन लिख लिया। सो यहाँ पे आ गया एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब देखो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो LHS से LHS को, लेकिन वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स को एक साइड ले जाते हैं, टू माइनस एक्स टू प्लस एक्स को एक साइड रखते हैं, उससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी होगा। सो एक्स अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू माइनस एक्स माइनस वन अपॉन टू प्लस एक्स। सॉल्व किया, वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस एक्स इज वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर गया एक्स इंटू वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू टू प्लस एक्स माइनस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू स्क्वायर फोर माइनस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से आई कैन सी दिस इज एक्स प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस एक्स डिवाइड बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन डिवाइड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डिवाइड बाय फोर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कोई रूट उठा रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, तो इसका तो आ रहा है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस टू या फिर कुछ ऐसा, इसमें भी लोचा है माइनस। ओके ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपल है, देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा फोर से तो फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर फोर, टू एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एट एक्स माइनस टू एक्स क्यूब, वन मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, माइनस एक्स टू दी पावर फोर माइनस एक्स टू दी पावर फोर कट गया, एक्स क्यूब वाले टर्म्स को एक साइड रखते हैं, थ्री एक्स क्यूब इधर जाएगा तो ये बनेगा सिर्फ एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखो, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर एंड इधर एक्स स्क्वायर ही काट दो एंड फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर होगा। देन एक्स वाले टर्म को देखो, एट एक्स है यहाँ पे, एट एक्स है, थ्री एक्स है, एट माइनस थ्री फाइव एक्स, ये भी गया, माइनस फोर माइनस टू उधर है तो इधर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन आया क्यूबिक इक्वेशन विच इज एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स हमें देखने हैं, इसके रूट्स हमें देखने हैं किस इंटरवल में, माइनस हाफ से हाफ में। ठीक है, सिंपल है। अब देखो यार, x इज इक्वल टू जीरो पे दिस इज नेगेटिव, x इज इक्वल टू जीरो पे नेगेटिव है विच इज माइनस टू। ओके, x इज इक्वल टू वन डालने पे तो इजी पड़ रहा है हमें, डेट इज वन प्लस टू प्लस फाइव माइनस टू, ये तो पॉजिटिव है, कितना है सिक्स है, वन डालने पे सिक्स आ रहे कुछ, दिस मीन्स इधर बीच में कहीं है एक रूट। ओके, इधर बीच में कहीं है एक रूट, तो इसको ध्यान से देख लिया जाए। अब मुझे हाफ में चेक करना है ना, हाफ पे चेक करना ही पड़ेगा, वन बाई एट प्लस टू बाई फोर प्लस फाइव बाई टू माइनस टू, सो दिस इज वन बाई टू, दिस इज सिक्स बाई टू, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, तो वन बाई टू पे पॉजिटिव, जीरो पे नेगेटिव, दिस मीन्स जीरो से वन बाई टू के बीच में नेगेटिव एक रूट है और इसके बाद तो ये नीचे ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो जीरो से हाफ में एक रूट है, जीरो से हाफ में एक रूट है एंड एक्स इज इक्वल टू जीरो एक रूट आ चुका है, तो अगर माइनस हाफ से हाफ में कोई रूट पूछे तो एक्स इज इक्वल टू जीरो एक रूट था एंड जीरो से हाफ में भी एक रूट है, मतलब कितने सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूशन। ओके, हो गया, ये भी हो गया हमारा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये भी क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन तुमने कहीं ना कहीं सॉल्व कर लिया है। ये यही फ़ायदा है, अगर तुम बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व कर लेते हो ना तो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड लगने लगते हैं, तुम्हें लगने लगता है हाँ यार इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो मैंने कर लिए, और जब तुम ये कॉन्सेप्चुअली समझने लगते हो ना तब जाके जब जेई के एग्ज़ाम में बैठते हो ना मचा दोगे, सीरियसली मचा दोगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मचाना है यार, मचाना तो है, किसी भी सूरत में मचाना है। देखो वाई एन इज इक्वल टू ये दे दिया, बोल दिया लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स, तो ये तो डायरेक्टली ऐसा दे देता है ना, लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी वाई एन विच इज वन अपॉन एन, एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस टू, इसी तरीके से मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस एन टू दी पावर वन अपॉन एन। अच्छा, ये तुम्हें कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? बोलेंगे हाँ सर, दिस इज एल, तो हम लोग क्या करेंगे एल एन एल लेंगे, लेकिन एल एन एल लेने से पहले यहाँ पे देख लिया जाए ये किससे किससे क्वेश्चन है, तुम खुद सोचो। लिमिट
समेसन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने वाला। आर अपन एन को एक्स लिखो, वन अपन एन को डी एक्स लिखो, है वाला है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे पावर है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बस लॉग लेना पड़ेगा। पहले इस वन अपन एन को अंदर ले जाएंगे तो एन टू दी पावर एन बन के जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये एन प्लस वन अपॉन एन, एन प्लस टू अपॉन एन, लाइक दिस, एन प्लस एन अपॉन एन, एन बन के जाएगा पावर वन अपॉन एन। अच्छा अब लॉग ले लिया, एल एन लिया, तो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, वन अपॉन एन बाहर आएगा, एल एन ऑफ पूरा। लेकिन एल एन ऑफ पूरा लेंगे तो ये तो समेसन के फॉर्म में आ जाएगा, समेसन के फॉर्म में आएगा एल एन, एन प्लस वन बाय एन। तो अलग अलग स्प्लिट करोगे तो दिस इज वन प्लस वन बाय एन, दिस इज वन प्लस टू बाय एन, दिस इज वन प्लस एन बाय एन। तो वन प्लस आर बाय एन, आर इज इक्वल टू वन से स्टार्ट हुआ एन तक गया, यही तो लिखा हुआ है। हाँ खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। समेसन को करते हैं इंटीग्रेशन, वन बाय एन को करते हैं डी एक्स, आर बाय एन को करते हैं एक्स, तो एल एन वन प्लस एक्स डी एक्स। अच्छा आर जब वन को है, आर बाय एन को किया हमने एक्स, तो आर जब वन को है तो वन अपन एन जीरो को जाएगा, आर जब एन को गया तो एन अपन एन वन को जाएगा। दिस इज एल एन एल, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ये इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। एक तो या तो डायरेक्टली एल एन एक्स का इंटीग्रेशन याद रखने बोल दिया जाता है, एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, या तो कैसे करते हैं बाई पार्ट्स लगा के। एक फंक्शन किसको मानते हैं, वन को, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन चलता है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स, है कि नहीं। वन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वन, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज एक्स का ओवरऑल इंटीग्रेशन, है कि नहीं। ओके या फिर रुको, तो इतना क्यों करने जाना, डायरेक्टली ये वाला फार्मूला लगाओ ना, एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी, और ये लीनियर है तो एक्स, एक्स के जगह वन प्लस एक्स, एल एन वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स, जीरो से वन लिमिट गया, वन रखा तो दिस इज टू एल एन टू माइनस वन, जीरो रखा तो ये जीरो हो गया, एल एन वन जीरो, जीरो माइनस वन, ठीक है। सो दिस इज टू एल एन टू माइनस वन प्लस वन, ठीक है। तो दिस इज एल एन फोर, बस ख़त्म। तो एल इज इक्वल टू एल एन फोर, तो एल इज इक्वल टू फोर, हो गया इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हो गया। ओके कुछ मिस्टेक किया है क्या, हाँ मिस्टेक किया ना, यहाँ पे लिमिट रखने में जब वन रखा तो दिस इज टू एल एन टू माइनस टू, अपर लिमिट रखा गया, माइनस लोअर लिमिट रखा जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस वन, हाँ तो दिस इज माइनस टू प्लस वन, तो अल्टीमेटली दिस इज एल एन फोर माइनस वन। ओके सो एल एन फोर माइनस वन इज एल एन फोर बाई ई, सो एल की वैल्यू जो आ गई फोर बाई ई के बराबर आ गई, ठीक है। फोर बाई ई कितना होता है, तो सिंपल सी बात है, फोर बाई टू टू होता है, एंड फोर बाई टू से थोड़ा ज़्यादा नंबर है ये, ग्रेटर देन टू, तो ऑब्वियस सी बात है वन पॉइंट समथिंग होगा, वन पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे इंटीजर में, एक क्वेश्चन 12 रहेगा, उसके बाद और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ एक और क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन रहेगा, ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली पूरा ही तो करना है, सीखना ही तो है, सीखने में क्या हर्ज है, जेई भी तो क्रैक हो जाएगा सीखने के चक्कर में, ठीक है तो कर लेंगे क्रैक। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर, इन्होंने इतना क्लियर कर दिया, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू वन। लाइन पढ़ते जाओ, इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ, मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सच डेट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, इन्होंने ये भी बोल दिया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तभी तो ए डॉट बी जीरो है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर।
like this. Okay, for some x comma y belongs to real number, x y एक real number है. Let एक condition given है, c vector is equal to x multiplied by a vector, y multiplied by b vector into a cross b. If mod c is equal to 2 vector, mod c is equal to 2, मॉडुलस ऑफ ए गिवन है, मॉडुलस ऑफ बी गिवन है, मॉडुलस ऑफ सी भी गिवन है. बहुत अच्छा. फिर तो ए और बी के बीच का एंगल भी गिवन है, और भी अच्छा. देन दी वेक्टर सी इज इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फा टू ए एंड बी. दैट इज सी का एंगल ए के साथ इज अल्फा, सी का एंगल बी के साथ इज अल्फा. ओके. देन द वैल्यू ऑफ 8 cos स्क्वायर अल्फा. अभी देखो सी का एंगल ए के साथ गया है, जिसमें सी डॉट ए निकालने के लिए दे दिया. सी डॉट ए हमें पता होगा, है ना. कैसे? मॉड सी मॉड ए कॉस अल्फा के टर्म में आ जाएगा ना. हाँ आ जाएगा. एंड मुझे कॉस अल्फा के टर्म में ही आंसर चाहिए. हाँ चाहिए. तो मैं क्या करूँ, दोनों साइड डॉट ले लूँ भी थे. हाँ ले सकते हैं. सो सी डॉट ए इज इक्वल टू एक्स ए डॉट ए प्लस वाई बी डॉट ए प्लस ए डॉट ए क्रॉस B. So this is C dot A, that is mod C 2 mod A 1 into cos alpha. दोनों के बीच का एंगल इज cos alpha. A dot A mod A का होल स्क्वायर, mod A का होल स्क्वायर इज 1, so this is x. A dot B की वैल्यू 0, तो ये 0. अच्छा A डॉट A क्रॉस B, ये तो 0 ही होगा. बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर जो कि A ही है, तो 0 हो गया. दिस मीन्स 2 cos alpha किसके बराबर आ गया, x के बराबर. अब सी डॉट बी भी गिवन है मुझे. हाँ तो डॉट ले लेते हैं. जैसे ही डॉट लेंगे सी डॉट बी आ जाएगा. वो कितना आएगा, एक्स इंटू ए डॉट बी 0, वाई इंटू बी डॉट बी वाई, बी डॉट ए क्रॉस बी. हाँ तो यहाँ से सी डॉट बी इज मॉड सी 2 मॉड बी 1 इंटू कॉस अल्फा. दिस इज इक्वल टू, ये तो 0, ये वाई और ये भी 0. सो यहाँ से 2 cos अल्फा इज इक्वल टू वाई भी आ गया. सो यहाँ से क्या करें, बहुत बच्चे बोलेंगे अच्छा x इज इक्वल टू वाई आ गया. ठीक है, x इज इक्वल टू वाई आ गया तो उससे क्या होगा, देखते आगे. हमने दो इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया, डेट इज c का एंगल a के साथ गिवन था, c का एंगल b के साथ गिवन था. cos अल्फा के टर्म में कुछ x एंड y आ गया. अभी भी हमारे पास अल्टीमेट रिलेशन नहीं आया. अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा. क्या हमने सारे रिलेशंस यूज़ कर लिए, बोलेंगे नहीं. एक रिलेशन यूज नहीं किया, तीनों का मॉडुलस पता है एंड एक्स वाई में रिलेशन भी पता है. तीनों का मॉडुलस का यूज कैसे किया जाए, ऐसे. चमका, तीनों का मॉडुलस का यूज कैसे किया जाए, ऐसे. सो वी कैन से मॉड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स ए वेक्टर वाई बी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर. स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला पता है ना हमें. मॉड सी का होल स्क्वायर इज 4, मॉड सी का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा. एंड मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज मॉड ए स्क्वायर, डेट इज एक्स स्क्वायर मॉड ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई ए डॉट बी 0 प्लस वाई बी डॉट ए क्रॉस बी 0 प्लस एक्स ए डॉट ए क्रॉस बी, ये भी 0. दिस मीन्स ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा 0 हो गया. सो बचा से 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस मॉड ए इंटू, तो देखो मॉड ए क्रॉस बी इज मॉड ए मॉड बी साइन थीटा का स्क्वायर. दिस इज 1 दिस इज 1, तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा. थीटा 90 डिग्री है, ए और बी का बीच का एंगल, तो साइन 91 होता है. 1 का स्क्वायर इज 1 होगा. तो यहाँ से एक रिलेशन पता चल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3. एंड मुझे एक्स की वैल्यू पता है 2 cos अल्फा, तो 4 cos स्क्वायर अल्फा, ये भी बना 4 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3. अब मुझे जो पूछा गया है विच इज 8 cos स्क्वायर अल्फा, 8 cos स्क्वायर अल्फा इज 3. आंसर आ गया, ख़त्म. मतलब जो भी गिवन था वो हमने किया और आंसर हमारा आ गया. तो जेई मेंस से थोड़ा सा तो हटके होता है यार एग्जाम. ऐसा नहीं कि जेई मेंस में डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करने आता है, यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला तो अप्लाई करने नहीं आता है. थोड़ा बहुत तुम्हें कॉन्सेप्चुअली सोचना पड़ता है. ठीक है,
और ये सारे क्वेश्चन ईजियर साइड पे है ना, जेई एडवांस इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, कभी कभी किस्मत से इजी क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें बस क्या करना होता है, उसको खोज खोज के सॉल्व करना होता है, जो भी इजी क्वेश्चन है उसको खोज खोज के सॉल्व कर दो। लेट ए बी सी विथ 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स सच दैट द इक्वेशन दिस has two distinct real roots alpha and beta with alpha plus beta pi by 3 then the value of b by a। देखो इस टाइप के क्वेश्चन यार ट्रिग्नोमेट्री में कराए जाते हैं। अब सोचो मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, या तो मैं इसका क्वाड्रेटिक बना दूँ, या तो मैं इसका क्वाड्रेटिक बना दूँ। कैसे? दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर करके एक क्वाड्रेटिक बना दूँ कॉस में या साइन में, देन आई कैन से कि अल्फा एंड बीटा रूट लो। या फिर तुम डायरेक्टली सोच लो अल्फा प्लस बीटा गिवन है, इसका यूज कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे? Since if alpha is the root, then alpha will satisfy this equation. 3a cos alpha 2b sin alpha is equal to c। हाँ सर। बीटा भी सेटिस्फाई करेगा, 3a cos बीटा 2b sin बीटा इज इक्वल टू सी। हाँ सर। क्या करें, दोनों को ऐड कर दे क्या? नहीं सर, दोनों को ऐड कर देंगे तो लोचा होगा। क्या लोचा होगा सर? यही लोचा होगा कि सर सी फंस जाएगा। मुझे ए एंड बी में रिलेशन चाहिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सी फंसेगा सर अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे क्या? हाँ सर, ये सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सी का तो काम तमाम हो जाएगा। जब सी का काम तमाम हो जाएगा तो तमाम कर देते हैं। दिस इज √3 है दोनों में कॉमन, ब्रैकेट के अंदर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, 2b दोनों में कॉमन, ब्रैकेट के अंदर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, और उसकी वैल्यू 0 के बराबर। वाओ, यहाँ से 3a कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बचपन से रटवाया जाता है भाई, तो बचपन का प्यार मेरा भूल मत जाना, ठीक है। सो देखो कॉस सी माइनस कॉस डी इज -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, माइनस लेना भूल गया था, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और बहुत सारे बच्चे इस माइनस को अंदर ले जाते हैं, यहाँ बीटा माइनस अल्फा लिख देते हैं, चलेगा, सब चलेगा, सेम ही है। 2b साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ओके, दिस इज इक्वल टू 0 गिवन है। ओके, सो यहाँ से आई कैन सी भाई ये 2 सब हटा ही दो ना, नहीं बेटा होगा चलेगा। अब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री है, तो यू कैन सी दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 1/2 साइन 30 डिग्री 1/2, ये 2 इसको ले जाएगा, तो ये बनेगा -√3a इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, एंड ये cos 30 बनेगा √3/2 बनेगा, 2 से 2 तो गया, तो ये बन गया 2√3b साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो दोनों में √3 कॉमन है, ये भी गया। तो यहाँ से वी कैन से a इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज सेम एज 2b इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा एंड बीटा आर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं है देन अल्फा माइनस बीटा कभी 0 नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा 0 नहीं होगा, दिस मीन्स दिस कांट बी 0, ये 0 नहीं होगा, 0 कौन होगा? a इज इक्वल टू 2b होगा, इसको कैंसिल आउट किया जा सकता है, हेंस हमें पूछा गया है b बाई a, सो b बाई a इज 1/2, दैट इज 0.5। आ गया आंसर, इसका 0.5 होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, बहुत लेंदी सेक्शन था, ठीक है, कर लिया हमने। अ फार्मर F1 हैज़ अ लैंड इन द शेप ऑफ द ट्राइंगल विच वर्टेक्स 0,0 1,1 2,0। देखो यार, फ्रॉम दिस लैंड ए नेबरिंग फार्मर F2 टेक्स अवे द रीजन विच लाइज बिटवीन PQ एंड द कर्व दिस इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फार्मर दिस एग्जैक्टली, ठीक है, एरिया का क्वेश्चन है, और ये जो डेटा गिवन है बहुत सिंपल है, 0 0 1 1 2 0। तो एक काम करते हैं, इसका ग्राफ ही बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक पॉइंट होगा 0,0, एक पॉइंट होगा 2,0,
एंड देन एक पॉइंट एग्जैक्टली 1,0 के ऊपर, डेट इज 1,1। ओके, तो ये ट्रायंगुलर एरिया है उसके पास फील्ड का। ये एरिया निकालना तो बहुत आसान है। ये एरिया है कितना, हाफ इंटू बेस इज 2, हाइट इज 1, सो ये एरिया एग्जैक्टली 1 स्क्वायर यूनिट है। सिंपल। ओके, देन बोला गया कि ये एरिया F1 है ना, F1 है लैंड इन द शेप, दिस इज F1 एरिया आ गया। देन फ्रॉम दिस लैंड a neighboring farmer F2 takes away the region which lies between PQ, this is P, this is Q, this is R, which lies between PQ, ठीक है, एंड द कर्व y इज इक्वल टू x टू द पावर n ग्रेटर देन 1। अच्छा, n ग्रेटर देन 1 है तो y इज इक्वल टू x टू द पावर n का ग्राफ ऊपर खुलेगा, ठीक है, मतलब इधर ऊपर होगा, ये तो मुझे पता है। अगर एक्स स्क्वायर हुआ तो ऐसा बनेगा, एक्स क्यूब हुआ तो ऐसा बनेगा, एक्स टू द पावर 4 हुआ तो फिर से ऐसा, एक्स टू द पावर 5 हुआ तो ऐसा, मतलब ऑड रहा तो ऐसा, इवन रहा तो ऐसा। लेकिन क्या मुझे इस साइड से कोई फ़र्क पड़ता है, बोलेंगे नहीं, मुझे तो आगे वाले साइड को देखना है। वो कर्व 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, अपवर्ड ओपनिंग होगा, ऐसा कुछ आएगा। पीछे कैसा रहेगा मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है एन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये वाला एरिया उसने निकाल लिया F2 ने, is taken away by the farmer F2 is exactly 30% of the area। दिस मीन्स ये वाला जो एरिया है F2 का, वो एरिया है कितना, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन 0 से 1 y अप इज ये लाइन PQ का लाइन, PQ लाइन तो बहुत सिंपल है ना, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये 0,0 1,1 से पास हो रहा है, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, तो y अप माइनस y डाउन इज y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n dx। ये एरिया इज 30% ऑफ टोटल एरिया, डेट इज 1। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से 1, दिस इज 30 बाई, दैट इज 3/10। तो इधर 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/n प्लस 1 आया, एंड 0 रखा तो पूरा 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 3/10। तो यहाँ से 1 अपॉन n प्लस 1 इज सेम एज 1/2 माइनस 3/10, दैट इज 5/10 माइनस 3/10, दैट इज 2/10, दैट इज 1/5। तो n प्लस 1 की वैल्यू आ गई 5, तो n इज इक्वल टू 4। ईजी है, ठीक है, हो गया आसानी से। तो यार हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हुआ। अभी सेक्शन 3 में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, पैराग्राफ टाइप, 2 पैराग्राफ है, 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 भी आज हम ही लोग कंप्लीट कर लेंगे, आज ही सेक्शन 3 कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे जेईई एडवांस 2018 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यार जितने भी जेईई एडवांस के PYQ है सारे के सारे देख लो। ये देखने में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर तुम 5 दिन टाइम दे के देख लेते हो, पूरा सारे वीडियोस देख लेते हो, एक एक क्वेश्चन मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, बहुत सारे टफ क्वेश्चन भी अलग अलग तरीके से सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो उससे तुम्हारा क्या होगा ना, एक तरीके का रिवीजन होगा। जब खुद से रिवीजन करोगे तो एग्जैक्टली उस लेवल का सोच नहीं पाओगे। तुम क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला रिवाइज कर लोगे। लेकिन जब PYQ सॉल्व करोगे तो मैंने यहाँ पे फार्मूला भी बताया है, क्वेश्चन भी सॉल्व करा है, एंड वो सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली IIT में आए हुए हैं रियलिटी में, ठीक है। तो उससे तुम्हारा एक बेस स्ट्रांग होगा, तुम्हें पता चलेगा IIT इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मुझे ये लाइन ऑफ थिंकिंग रखनी है, मुझे इस स्ट्रैटेजी से जाना है, मुझे ये टेक्निक यूज़ करना है एग्ज़ाम में। जब ये सारी चीज़ें पता चल जाती है ना, तो तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सिर्फ तुम एक स्ट्रैटेजी, अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एग्ज़ाम में जाते हो ना, उसी से तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी सारे लोगों को बहुत पीछे छोड़ देते हो, ठीक है। तो जो लोगों ने जेईई मेन में कुछ गलतियाँ की है, नेगेटिव मार्किंग की है, उससे लर्न करो, एंड जेईई एडवांस में वो चीज़ रिपीट मत करना। जेईई एडवांस में मचाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जेईई मेंस में तुम्हारा रैंक अगर ख़राब आ गया जेईई एडवांस नहीं हो सकता है, ये कुछ नहीं होता है। कितने लोगों का ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, जेईई मेंस में सिलेक्शन भी नहीं हुआ लेकिन जेईई एडवांस में अच्छे रैंक आ गए उनके। तो ऐसा होता है रियलिटी में, ठीक है, तुम्हारा भी हो सकता है। तो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।